हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और नेट जेआरएफ की तैयारी, साथ ही साथ आरपीएससी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये देखेंगे इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है व्याकरण। उसको हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में है वर्णमाला से लेकर 65 प्रश्न, जो काफ़ी कम समय में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला बता दें। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम अन्य विकल्पों को नहीं देखेंगे ताकि आप एग्जाम बहुत कम समय है और कन्फ्यूजन से आप बच सकें, रिवीजन बहुत आसानी से कर सकें। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या बता दें, 52 है वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में। विकल्प ग सही है यहाँ पर। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ माना जाता है किसका उच्चारण स्थान? ओ और औ का। मुर्दा किसका माना जाता है? ट ठ ड ढ आड़ा तालु च छ ज झ इया। दंत ओष्ठ माना जाता है दांत और ओष्ठ व। ठीक है, वह जो है दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो विकल्प घ सही है, इसमें वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? अगर पूछ दे भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पे, तो शब्द हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ औ औ। अंग आ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? य र ल व 4 हैं। विकल्प क सही है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? संयुक्त वर्ण की संख्या बता दें, हिंदी वर्णमाला में 4 है। आपका समय जाया नहीं जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हम कवर कर देंगे। और कई लोगों को लग रहा होगा ये सब हम पढ़े हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा इसी में। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो देखिए यहाँ पे जब बिंदी लगा है ना, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो विकल्प इसमें ग सही है, अरबी फारसी। और उसको ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। विकल्प क सही है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? ब वर्ण का वैशिष्ट्य बताना है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए ब जब लिखेंगे क ख ग घ और अंगा, तो कहाँ आएगा? तो प फ ब भ म ऐसे आएगा। तो क से लेकर म तक जो होता है वो स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत होता है। यहाँ पे 2-3 लाइन और आ जाएगा। तो देखिए ब क्या होगा जानते हैं आप? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये अल्प ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। तो अल्प ध्वनि किसमें है? अल्प अल्प प्राण किसमें है? अल्प प्राण देखिए विकल्प डी में नहीं है, तो विकल्प डी वाला कट गया। और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा बचा। और उसके बाद किस में आएगा? देखिए ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये होता कंपन करता है। ठीक है, तो घोष वर्ण हो जाएगा। तो घोष देखिए किस में है? अघोष, इसमें अघोष ग वाले में बताया है, ये भी कट गया। और उसके बाद देखिए प फ ब भ ये किस में आएगा? ओष्ठ में आएगा। ठीक है, और ग ख वाले में क्या लिखा है? दंतोष्ठ लिखा है, ये भी कट गया। तो विकल्प कौन सा सही होगा? क वाला। ठीक है, वो ओष्ठ है, स्पर्शी आएगा क से, मौत के बीच में है। अल्प प्राण आएगा ग घ अंगा, 3 लास्ट वाला 3 है। और सघोष आएगा, लास्ट वाला 3 है। अल्प प्राण आएगा क ग अंगा वाला, ऊपर से नीचे तक होता है। निरानुनासिक है, अनुनासिक होता है अंगा वाला, इया वाला, आड़ा वाला, न। ठीक है, म, ये सब अनुनासिक होता है। अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध स्वरों की संख्या 2 है, और वो है य और व। विकल्प क वाला सही है। ठीक है, य और व। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? व्यंजन वर्ग में 5 आते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ग आते हैं? क ख ग घ अंगा। ठीक है, यही कह रहा है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग क्या कहते हैं? जैसे ख वाले लाइन को, ख वाली लाइन को और घ वाली लाइन को महाप्राण कहते हैं। ठीक है ना, तो विकल्प यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं बता दें? दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व तीनों हैं। ठीक है, अ, ह्रस्व, आ, दीर्घ। और जैसे ओम, ओम के बीच ये वाला आता है जो,
ठीक है, ये हो गया पुलुत। एक मात्रा ह्रस्व, दो मात्रा दीर्घ और दो मात्रा से जब ज्यादा का समय लगे तो प्लुत। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग की बात करें तो यह तत्सम में होता है विसर्ग का प्रयोग, ठीक है, तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें क और तो है। अघोष में कौन आएगा? देखिए क ख ग घ अंगा, तो ये ग घ अंगा वाला घोष करता है। जब बोलेंगे आप उच्चारण करेंगे इसका तो गले पे कंपन होगा, इसको बोलेंगे तो क ख वाले में कंपन नहीं होगा। तो क और त इसमें आ जाएगा दोनों, तो विकल्प इसमें घ वाला सही है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियों की बात करें तो क और ख है, इसे कंठ ध्वनि क ख ग घ अंगा कंठ ध्वनियां बोला जाता है इन्हें। और च छ ज तालव्य, त थ द ध न मूर्धन्य और प फ ब भ म ओष्ठ और दंत त थ द ध न। निम्नलिखित तो यहाँ पे हिंदी स ध्वनि क्या है? स को तालव्य बोलते हैं। देखिए ये बड़े स को तालव्य बोलते हैं और छोटे स को दंत बोलते हैं, और एक पेट फरुआ स है जो षटकोण, इसे मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य स। निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर इनमें से कौन सा अ बता दें, एवं मध्य स्वर है। जैसे जीभ के उच्चारण के स्थान पे बोला जाए, ठीक है, तो ये पश्च स्वर जीभ का जड़ वाला भाग, और उसके जहाँ जो यहाँ से बीच से उच्चारित होता है मध्य स्वर, आगे से अग्र स्वर। इसे उसके बाद निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन इसमें स्वर नहीं है बताना है। अब जानते हैं इया क्या है? स्वर नहीं है, ठीक है, अनुनासिक है ये, तो विकल्प ग इसमें सही है। और वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो आप पढ़े हैं ना व्याकरण, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 पढ़े हैं, बाकी दो अंग और आहा बचता है ना, वो क्या है? अयोगवाह है, तो विकल्प यहाँ पे क वाला सही है। च वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। क का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धन्य, त का दंत, प का ओष्ठ, प फ ब भ म। ठीक, अगर नहीं आपको याद है तो बोल के एक बार चेक कर लीजिए कहाँ से इसका उच्चारण होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, विकल्प ख सही है। इसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो वह सघोष है, विकल्प घ सही है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण इनमें से कौन सा है? तो ये देखिए ग वाला जो लिखा है, ऐसा कोई वर्ण पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं ना, तो विकल्प ग सही हो गया। ख पढ़े हैं, झ पढ़े हैं, भ पढ़े हैं, लेकिन ये जो है इसको नहीं पढ़े हैं, ग वाला। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण की बात करें तो 5 वर्गों में आने वाले वजह क से म तक नहीं कह रहे हैं, बार बार वही होता है। क से म तक जितने भी आते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ण ण त थ द न प फ ब भ म तक, ये सब क्या आ जाएंगे? स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे, तो विकल्प घ यहाँ पे सही है। घ से घड़ी। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिसे खंडित न किया जा सके, तो विकल्प ग सही है। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? बार बार बता रहे हैं, क ख ग और घ अंगा। तो पहले, तीसरे और पांचवें को अल्प प्राण कहेंगे, दूसरे और चौथे को महाप्राण कहेंगे। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, तो विकल्प क सही हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान की बात करें तो ओष्ठ है, विकल्प ग सही है। ठीक, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों, इकारांत कहेंगे, जिन शब्दों के अंत में ई आएगा उसे इकारांत कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई है, ठीक, तो कौन सा रहेगा? वहाँ पे जो है वही रहेगा, छोटी ई वाला रहेगा, तो विकल्प यहाँ पे कौन सही हो गया? ग वाला। जिन शब्दों के अंत में अ है उसे अकारांत, आ है आकारांत, ई है तो
इकारांत हो जाएगा। जैसे नई कह दीजिए, राम कह दीजिए, राम में क्या है, अकारांत है, ठीक है। रामा कह दीजिए, रामा में नहीं, राम में अकारांत है, राम में अकारांत है, रामा में आकारांत है, इसी प्रकार। तो यहाँ पे विकल्प ग वाला सही था। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं, री आता है जिन्हें ऋकारांत कहेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो विकल्प क सही हो गया। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं। विकल्प ख सही है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर की बात करें तो ए और औ जो हैं संयुक्त स्वर हैं। विकल्प क सही है। वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण क्या कहलाते हैं, प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। थोड़ी देर पहले आया पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पारस्विक माना जाता है, पारस्विक व्यंजन किसे माना जाता है, तो ल को पारस्विक व्यंजन माना जाता है, ठीक है। विकल्प क सही है, ठीक है। पारस्विक किसे माना जाता है, ल को माना जाता है। और लुंठित माना जाता है और र को, जो कि इसमें नहीं है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, जो मुंह और नाक के दोनों के सहारे बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे नाक और मुंह के सहारे वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ठीक, न, म, ये क्या होता है, अनुनासिक वर्ण होते हैं, नाक और मुंह दोनों के सहारे बोले जाते हैं। अब नाक बंद करके इसको बोलो, देखो बोल पाते हो क्या, या तो मुंह बंद करके बोलो, दोनों बंद करके बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे। और देखो अज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, इस प्रश्न में अज्ञा की बात करें तो यह ज और इया को मिलाकर बना हुआ है। विकल्प ग सही है, ध्यान रहे ज पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा, तभी ये मिल पाएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान की बात करें तो यह दंत है, ठीक है, दंत है, ठीक है, ये स्पर्शी के अंतर्गत नहीं आएगा, इसे पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। तो व्यंजन का मानक क्रम क्या है, तो व्यंजन का बात करें तो किस में आएगा, पहले वर्ग में आएगा। और पहला वर्ग क्या होता है, पहला, एक बार और लिखें, क, ख, ग, घ, अंगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, ये अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया ये, और उसके बाद देखिए तीसरा चौथा पांचवा ये हो गया घोष, ठीक, पहला दूसरा अघोष। और उसके बाद क किस में था, त वाला है ना, त वाली लाइन जो आती है त वाला होता है, किस में होता है, त दंत में होता है। तो देखिए क्या क्या सही है, दंत किस में आएगा, दंत आ रहा है ख वाले में, ख वाला सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। अघोष आ जाएगा, तो अघोष है, सही है, पहले दूसरे में आ गया। अल्प प्राण है क्योंकि पहले, तीसरे और पांचवें के अंतर्गत आया है। दंत है क्योंकि त वर्ग के अंतर्गत है, तो दोनों। स्पर्शी व्यंजन है क्योंकि क और म के बीच में आया है, क से म वाले वर्ण के बीच में। तो विकल्प ख। छ व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है, छ व्यंजन का निर्माण की बात करें तो यह एक संयुक्त व्यंजन है और क और मूर्धन्य स के सहयोग से बना हुआ है। विकल्प ए सही है। आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन जो हैं वो चार हैं, छ है, त्र है, छ है और श्र है, फिर त्र है और ज है, अज्ञा है। इन चार व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क, हलंत क प्लस मूर्धन्य स से मिलाकर छ का निर्माण हुआ है। तालव्य स यानी कि बड़ा स और र को मिलाकर स्र का निर्माण हुआ है। त्र का निर्माण त हलंत प्लस र से और ज हलंत प्लस इया के मिलने से अज्ञा का निर्माण हुआ है। तो इन चार व्यंजन संयुक्त व्यंजन की बात करें तो कई बार अभी आने वाला है, ठीक है। तो स्र व्यंजन का निर्माण देखिए स और रस के सहयोग से हुआ है। विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, क वाला सही होगा, ध्यान रहे यहाँ पे दोनों पे हलंत है, ठीक है, इससे सावधान रहना है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान की बात करें तो यह है ओष्ठ, विकल्प क सही है।
हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? हल के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर ख सही है। क्या? व्यंजन वर्ण आते हैं हल के अंतर्गत। छोटे स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। छोटे स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। बड़े स का क्या है? तालव्य है। ठीक है, और ये पेट फरुआ स का क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, उच्चारण स्थान। और स ह को बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना। निम्न में संयुक्त वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण की बात करें तो यह है छ। और निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? य र ल व जो है अंतस्थ है। तो यहाँ पे क्या है? चारों विकल्प सही हो जाएगा। स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को जाना जाता है अच के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अच के नाम से जाना जाता है। और निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन की बात करें तो ह जो होते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प क सही है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो कौन सी हैं? वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? तो वह व्यंजन है। व्यंजन हमेशा दूसरे व्यंजन की सहायता से, दूसरे वर्ड की सहायता से लिखी जाती है। जैसे क अभी पढ़े हम लोग संयुक्त ध्वनियों के बारे में। जैसे छ है, क और मूर्धन्य स से मिलकर बना हुआ है। और क भी लिखा जाएगा तो इसमें क हलंत रहेगा और प्लस अ रहेगा, तब लिखा जाएगा ये। ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण है ऐसे। क से म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? क से म तक व्यंजनों को कई बार बताए हैं कि स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। 25 हैं। क से म तक क ख ग घ ङ छ छ ज ञ ट ठ ड ण ठ त थ द ध न प फ ब म तक। और यहाँ पे क से म तक क्या हो गया? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ये आएगा। त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अंतर्गत त और र से मिलकर बना है। तो हलंत प्लस र से मिलकर बना हुआ है। छ वर्ण किसके अंतर्गत आएगा? ये भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। पढ़ भी चुके हैं हम लोग। छ वर्ण किसके अंतर्गत? संयुक्त। ठीक, क हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना हुआ है। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? अनुनासिक के अंतर्गत किसको रखेंगे? वर्ग का जो पंचमा अक्षर है ना, जैसे अंगा, इया और अड़ा, न, म, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ण है, व्यंजन है। तो इनको रखा जा सकता है। और तो विकल्प इसमें कौन सा सही है? ग वाला। किन वर्णों को न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है? तो ऐसे कौन है? अंग और आहा जो है इसे अयोगमा माना जाता है। ठीक है, अयोगवाह माना जाता है इन्हें। स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बाकी विकल्प ख वाला व्यंजन के अंतर्गत घ वाला भी रखा जाता है, वो व्यंजन है, बल्कि ये अयोगवाह के अंतर्गत है। वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ है। दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है वो। निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? ट को क्या कहेंगे? मूर्धन्य। ठीक है, और ख को क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। ल को पार्श्विक कहेंगे। ठीक है, और र को क्या कहेंगे? लुंठित कहेंगे। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ह व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। विकल्प क सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। विकल्प ग सही है। कुल कितने हैं? 52 है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छत्री, श्र, त्र और अज्ञा है। ठीक है, तो मूर्धन्य स जो है नहीं है, यह संघर्षी के अंतर्गत आएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज तालव्य है। ठीक है, च वाले के अंतर्गत आएगा। दंत वाले में कौन आएगा? त थ द ध न। ओष्ठ वाले में क्या आएगा? प फ ब म। वर्तस्य जो है ये आ जाएगा वो। निम्नलिखित में से
नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियों की बात करें तो ये ख और ग है। तो ये देखिए ऊ तो जानते ही हैं आप, सौ भी जानते हैं, ए औ भी जानते हैं, लेकिन ये अरबी फारसी से आया हुआ है। नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं क और ग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? देखिए पहले भी बताए हैं, छ का क्रम किसके बाद आएगा? क के बाद आएगा। ठीक है, क हलन तभी कहीं मिल सकता है आपको, तो विकल्प क जो है सही है। अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? अघोष की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? नहीं, पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। क ख देखिए क ख ग घ ङ, तो क ख अघोष, ग घ ङ घोष। उच्चारण के स्थान पे गले पे कंपन होगा आपके जब इसका उच्चारण करेंगे आप। तो यहाँ पे कौन सा अघोष हो जाएगा? हालांकि इसमें स्पर्शी में ये तो दिया नहीं है, तब इसके लिए क्या है जो स है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? ये दंत है, दंत वाली बात तो किया नहीं है। ठीक है, तो जो स है यहाँ पे दंत स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। जब इसका उच्चारण करेंगे तो गले पे कंपन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का वर्ण नहीं है? ट ठ ड ढ अण, अब ऐसी भी बात आ गई। ठीक है, इसको पूछ रहा है क्वेश्चन बना के, और पूछा भी है किसी न किसी एग्जाम में। अब इसके डेट पे मत जाइए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि पहले पूछा है तो अब नहीं पूछेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी हमारे कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखें हम सामने। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात करें तो आ जो है ये पश्च स्वर है। ठीक है, मुंह गले के स्थान पे देखेंगे तो आ का उच्चारण स्थान गले से होगा, बाकी अ मध्य से होगा जीभ के। ठीक, ए आगे से होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है? विकल्प क सही है। ये रहे वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के 65 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दें इसका अगर पोस्टर किसी अन्य नाम से भी आ रहा है, जैसे RPSC हम लिख दिए, चाहे नेट JRF लिख दीजिए, या तो KVS PGT लिख दिए सिर्फ, चाहे PRT लिख दिए, चाहे TGT लिख दिए, तो आप इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। ये सभी के लिए समान रूप से कारगर है। जहाँ पर भी अभी क्या पूछे जाने वाला है? व्याकरण पूछे जाने वाला है, क्योंकि सिलेबस में ये तो सिर्फ कहा नहीं है कि हम संयुक्त स्वर पूछेंगे, संयुक्त व्यंजन पूछेंगे। व्याकरण का नाम ले दिया है मोटे मोटे में, तो ये जान लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सभी एग्जाम को दे रहे हैं तब KVS, TGT, PGT, PRT, या तो नेट JRF, या तो RPSC जूनियर का जो आने वाला एग्जाम है अगले महीने फरवरी के लास्ट में, तो इन सभी के अगर कोई भी एग्जाम आपका है तो ये सभी के लिए एक समान रूप से कारगर है। 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।